कि क्या सदा अहिंसा जरूरी है? क्या वही प्रश्न है ना? क्या आपको नहीं करना पड़ेगा इसके लिए? अगर आप अहिंसा को सुरक्षा के साथ में ऐड करते हो तो अहिंसा भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसका मतलब आप हमसे सहमत हैं? इसका मतलब आप हमसे नमस्कार, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है। मैं रियल पब्लिक स्कूल से हूँ। आज हम रियल पब्लिक स्कूल में गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक डिबेट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 टीमें बनाई हैं। एक जो उनके विचारों को लेकर उनके सपोर्ट में बात रखेगी और एक टीम जो उनके विचारों को लेकर उनके विरोध में अपने पॉइंट्स रखेगी। तो इस डिबेट में जो थोड़े रूल्स रहेंगे हमारे, वो कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि कोई भी किसी पर भी हावी नहीं होगा। जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमको संसदीय भाषा में एक सही लैंग्वेज में अपने पॉइंट्स रखने हैं, चाहे हम उनके विरोध में रखें या उनके सपोर्ट में रखें। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डिबेट को अब शुरू करेंगे। तो अब मैं अपनी अपोजिट टीम के मेंटर सतीश सर को बुलाना चाहूँगा। वो अपने बारे में कुछ बताएंगे और टीम के बारे में। आइए। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार चौहान है और मैं इस समय गांधी जी के अगेंस्ट में जो हमारी टीम है उसका मैं लीड कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर गांधी जी के बारे में जो भी विचार रखेंगे, आप सभी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप जो भी विचार हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहेगी, हम गांधी जी को गलत नहीं साबित करना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर जो भी इतिहास के पन्नों पर जो भी चीज़ें दर्ज हैं उनको लेकर हमारे मन में जो कहीं ना कहीं अविश्वास धारण है, तो वो धारणा हमें कहीं ना कहीं बताती है कि गांधी जी के हम अगेंस्ट में जाकर कुछ बात करें यहाँ पर। सो हम सब लोग मिलकर यहाँ सौहार्दपूर्ण व्यवहार में एक सही वातावरण में रहकर ये डिबेट करेंगे। सो प्लीज। थैंक यू। और इस समय जो है दोनों टीम्स के बीच में हमारी स्टाफ की फैकल्टी में से अंकित सर टॉस कराने जा रहे हैं और सतीश सर ने हेड बोला है और ये हेड आया है। और सतीश सर की क्या मर्जी है? सतीश सर, आप पहले अपना चूज करना चाहेंगे, अपना पॉइंट रखने चाहेंगे, या आप विपक्षी टीम को मौका देंगे कि वो अपना पॉइंट रखें? मैं चाहूँगा कि विपक्षी टीम सबसे पहले अपनी बातें प्रस्तुत करे हमारे सामने, जिसका फिर हम जवाब देंगे। तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो हम अपना पॉइंट रखते हैं। शुरुआत करते हैं गांधी जी के जीवन की शुरुआत से ही। जैसे कि उन्होंने अपनी वकालत जब पूरी करी भारत में रहकर, तो 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए अपनी लॉ की यानी वकालत की आगे की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए। वहीं पर जो एशिया और भारतीय मजदूर लोग थे, जिनको अंग्रेज व्यवसायी यहाँ से एक एग्रीमेंट करके ले जाया करते थे, उस एग्रीमेंट को हिंदी में हम बोलते थे गिरमिट। तो उस एग्रीमेंट के थ्रू जो मजदूरों को लेकर जाया करते थे उनको बुलाया जाता था गिरमिटिया मजदूर। जब गांधी जी वहाँ साउथ अफ्रीका गए और उन्होंने वहाँ पर नस्लीय भेदभाव देखा, नस्लीय यानी कि रेसिस्ट, जो कि काले गोरे के बीच में भेद होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा, भले ही भारतीय हो या ना हो या कई और अदर कंट्री हो, एशियन कंट्रीज के हों या अफ्रीकन कंट्रीज के हों, उन्होंने दोनों के लिए वहाँ पर एक आंदोलन, एक सत्याग्रह की शुरुआत करी, जो ये दिखाता है कि उनकी जो व्यक्तित्व था वो भारत तक ही सीमित नहीं था। वो सिर्फ मानवता पर हो रहे हमलों को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हुए दिखे। उनके रास्ते हमेशा अहिंसक रहे। कुछ समय ऐसा भी आया जब उन्होंने हिंसा को अपना क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, लेकिन गिरमिटिया मजदूरों के लिए किया गया आंदोलन उनका साउथ अफ्रीका में ये बताता है कि वो समग्र मानवता या समस्त मानवता को लेकर, उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर बहुत ही सचेत थे। थैंक यू। और इसमें अपोजिट टीम अपना। गुड मॉर्निंग सर, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं भी ये मानती हूँ कि गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था एंड आई totally accept that he was a very influential personality and he can influence the people and he can make them to accept all the things what he want, but why could he not do that thing for his country जब पाकिस्तान बन रहा था और वो कहते थे कि अहिंसा के बल पर हम गवर्नमेंट को दबा सकते हैं, हम उनसे कोई भी बात मनवा सकते हैं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाया, तो वो पाकिस्तान बनने से क्यों नहीं रोक पाए? जब हजारों हिंदुओं को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित थे, लेकिन हिंदू जो थे वो
असुरक्षित थे, वहाँ पर मार काट हो रही थी। जब वहाँ से हिंदुओं को मार काट के निकाला गया तो यहाँ मस्जिदों में उन्होंने शरण ली, तो उन्होंने मस्जिदों को खाली कराने का आदेश दिया। और मतलब खाली जब वो लोग बोले कि हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी कड़ाके की सर्दी में, तो उन्होंने मस्जिद खाली कराने के लिए अनशन किया और मस्जिदों को खाली कराया। और वो जो हजारों शरणार्थी थे वो ठिठुरती हुई सर्दी में वो लोग पड़े हुए थे और उनके लिए खाना नहीं था और वो फरियाद कर रहे थे, लेकिन उनको मानने वाला कोई नहीं था। और गांधी जी इस बात पे अड़े हुए थे कि यहाँ से मुसलमान नहीं जाएंगे, और वहाँ से हिंदू लोग छोड़ के आ रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज, अपना सब कुछ। तो सर वो अपने देश के लोगों को क्यों नहीं बचा पाए, और अपने देश को, वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं ना, राष्ट्रपिता का फर्ज क्या होता है कि अपने देश को, अपने घर को बचा के चलना। अपने घर को उन्होंने विभाजित क्यों होने दिया और दो भाइयों को अलग क्यों कर दिया उन्होंने, वो उनको। हमारी टीम से जीते सर इस पॉइंट के क्रॉस ओवर में जवाब देना चाहिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो शालिनी मैम के कुछ जो 2-3 शब्द थे उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि गांधी जी ने हमेशा यही क्यों कहा कि यहाँ से जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ऐसा कि मैं सबको बताना चाहता हूँ, जैसा कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि जो देश आज सेक्युलर हैं उनका प्रभाव कुछ अलग है, और जो लोग आज किसी रिलीजन पर बेस्ड हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम को मोहम्मदन जो धर्म है उसको अपना राष्ट्रीय धर्म बताता है, जैसे श्रीलंका है जिसको बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म बताता है, तो उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो वैल्यू होती है वो वाकई में कम होती है। तो गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि भारत हमेशा से एक सेक्युलर रहे, क्योंकि भारत की आज़ादी में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में उन सारे ही लोगों का प्रभाव था जो लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग जातीय समुदाय से संबंधित रखते थे। तो एक बात का जवाब ये हुआ। दूसरी बात का ये जवाब कि गांधी जी पर एलिगेशन लगाया जाता है कि गांधी जी ने हमेशा पार्टीशन का सपोर्ट किया कि पार्टीशन होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल ही गलत है। मेरे मायनों में ये बात बिल्कुल गलत है। इसका पक्ष में मैं 2-3 शब्द और कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि गांधी जी ने लगभग मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको 3 बार प्रमोट किया कि एज ए आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, ठीक है ना, कि अगर जिन्ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते तो हो सकता था कि हमारा पार्टीशन रुक जाता। पहली चीज। दूसरी चीज ये थी, इस बात पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि वो जिन्ना को चाहते थे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो जवाहरलाल नेहरू को इतना ज्यादा चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये सटीक चीज थी कि वो जिन्ना को पीछे रखना चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू को आगे सपोर्ट करके उसे देश का प्रधानमंत्री बनाना वो चाहते थे। ये उनका प्यार था। तो मैं इस बारे में चाहता हूं कि इस बारे में आप कुछ बताएं मुझे। मैं दोनों ही बातों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि ये जो मैंने आपको बात बोली है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने 2-3 बार प्रपोजल दिया था, तो इनके साक्षात प्रमाण मौजूद है आपके इतिहास के अंदर। दूसरा ये कि वो गांधी जी उनके जो जवाहरलाल नेहरू उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थे, उनको आगे वो सपोर्ट में रखना चाहते थे, तो ऐसा इतिहास के अंदर कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ कि हाँ, हम भी मानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौका मिलना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू से ऊपर, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि विदेश नीति में जो ज़्यादा माहिर थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इस वजह से वो जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट करते थे। सर मैं इस बात पे आपको ये बताना चाहूँगी कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने के लिए वो हुआ तो सबने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ही बोला, लेकिन सजेस्ट किया था, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष बने, और क्योंकि नेहरू भी चाहते थे कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं, और नेहरू का अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा और नेहरू का गांधी जी के ऊपर इतना प्यार कहो या इन्फ्लुएंस करो कुछ भी था, वो कहीं ना कहीं उनकी बात मानते थे और प्राथमिकता देते थे। और बनने के बाद जब जिन्ना से नेगोशिएशन के लिए भेजा गया तो ये बात उनको पता थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही उनसे नेगोशिएट कर पाएंगे, और उनकी जो जिन्ना की आदत वो जानते थे कि वो जैसे वो औरतों वाली आदत होती है, बात बात पे जरा सी बात पे वो करना, वो क्या क्या डिमांड रखेंगे और उस बात का जवाब केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ही दे पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने नेगोशिएशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भेजा, जो कि वो करके आए थे। 400 करोड़ की हमारे पास वो थी, 400 करोड़ में से जिन्ना बोल रहे थे हम 200 करोड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपकी आबादी कम है, आपको 20% मिलेगा, हमें 80% मिलेगा, आपको 75 करोड़ मिलेगा, जिसमें से केवल 20 करोड़ दिए थे पहली बार उन्होंने, सरदार जी ने। उन्होंने बोला 55 करोड़ मैं आपको बाद में दूंगा।
और ऐसे ही उन्होंने हर पॉइंट पे उनको मात देकर हमारे हिंदुस्तान को मजबूत बनाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे। मैं भी थोड़ा सा इस बात का फिर से एक बार दोबारा से स्ट्रांगली अपोज करता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जैसा कि मैंने पढ़ा है और जैसा कि आज तक मैंने सुना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे गांधी जी। इस बात को सुनता हूँ मैं भी, लेकिन मानता कभी नहीं हूँ। इसके पर मेरे अपने एक अलग कुछ विचार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सब जानते थे कि पूरी दुनिया, पूरे भारत के चहेते सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर कोई चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रधानमंत्री बने। यहाँ तक कि गांधी जी खुद चाहते थे इस बात को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने। हिंद स्वराज इस बुक का मैं हवाला देता हूँ। एक सेकंड सर, मैं भी चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई तो आप कब चाहते थे? मैं भी चाहता हूँ सर। मैं बताना चाहता हूँ। ऋषभ सर कुछ कहना चाहते हैं हमारे इस बात के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गांधी जी के कहने पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को फोर्स किया गया कि वो अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ करें। ये गांधी जी के कहने पर ही हुआ था, ये सही बात है। गांधी जी व्यक्तिगत इच्छाएं थी, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वो जिस तरीके के काम किया करते थे, वो अनशन पर बैठ जाते थे अपनी बात मनवाने के लिए। उन्हें मालूम था कि मुझसे आगे तो कोई नहीं है, इन्हें बातें मेरी माननी पड़ेंगी किसी न किसी तरीके से, तो वो अनशन पर बैठ जाते थे और बस दिखा दिया करते थे। अगर गांधी जी फोर्स नहीं करते तो ये बात कहीं पर लिखी नहीं है, ये बात कहीं पर लिखी नहीं है, उनके मन की इच्छाएं कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से चीजों को प्रदर्शित किया जाता था, वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि गांधी जी व्यक्तिगत इच्छाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, बशर्ते कि समाज की इच्छाओं को छोड़कर। प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर भारत के पास में नहीं होता। मैं आपको एक इस बात के आपके सभी उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो जेन्युइन सवाल उठा था कि गांधी जी नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं। पहली बात यह है कि कांग्रेस की जितनी भी राज्य इकाइयां थी, उन सभी का वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, तो सीधी सी बात है उनको बनना चाहिए था। लेकिन गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व थे, उनकी समझ कुछ मायने रखती थी। वो ये जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने से आगे कोई भी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्तित्व जो था, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो हो सकता है वो बाद में विद्रोह कर देते, वो अगेंस्ट हो जाते, कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। और दूसरी बात कि विदेश नीति को लेकर सबसे बड़ा फोकस था विदेश नीति। जो समझ जवाहरलाल नेहरू के पास थी विदेश नीति को लेकर, वो बाकी किसी कांग्रेस के नेता में नहीं थी। और फिर एक चीज आती है प्यार की बात, लगाव की बात। तो लगाव होना क्या गलत होता है अगर किसी से लगाव है तो? और दूसरी बात थी, क्या वो योग्य नहीं थे? क्या जवाहरलाल नेहरू योग्य नहीं थे प्रधानमंत्री? उसको देश के लिए यूज नहीं किया जाता, तक सीमित होता है। लगाव के लिए हम अपने देश को दांव पे नहीं लगाएंगे, लगाव के लिए हम अपने देश को दांव पे लगाएंगे। जवाहरलाल नेहरू एक पूरे योग्य व्यक्ति थे। ये सर की बातों में कुछ जोड़ना चाहूंगा। योग्य व्यक्ति थे वो। सर ने कहा कि हो सकता है कि वो जवाहरलाल नेहरू को प्रमोट करना चाहते हो, लेकिन डर की वजह से कि भी ये कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उनको कर दिया। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि गांधी जी एक पर्टिकुलर पर्सन की महत्वाकांक्षाओं को जोड़ देने के लिए पूरे देश को दांव पे उन्होंने लगा दिया कि लड़ो मरो, धर्म निरपेक्ष बन जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को ये पसंद है तो मैं इसको बनाऊंगा। तो ये नहीं, अगर आपने खुद ही कहा कि उन्होंने उनके और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि गांधी जी जब बंटवारे को रोकना चाहते थे, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने उनके सामने दो परिस्थिति आई, क्योंकि जिन्ना भी चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और हमारे जो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी और वो भी अपना पद छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको भी प्रधानमंत्री बनना था। पहले मेरी बात सब पूरी हो जाते थे, तो वो गए भी थे प्रधानमंत्री जी के पास, बनने वाले प्रधानमंत्री के पास, कि आप अपना पद छोड़ दीजिए और जिन्ना को बन जाने दीजिए, जिससे कि हमारा देश तो बच जाएगा कम से कम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं करने दूंगा। तो कुल मिला के गांधी जी की पार्टी के लोग ही उनकी बातें नहीं मान रहे हैं और पूरे देश के लोग उनकी बातों को बिल्कुल आंख बंद करके मान रहे हैं। तो ये कहाँ का बात है?
तो ये जब उनके खुद अपने घर में नहीं चल रही तो पूरे देश को संभालने चाहिए। तो इस बारे में आई स्ट्रांगली अपोज अंकित सर टॉक। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो मतलब मोहम्मद अली जिन्ना तो कोई प्रधानमंत्री बनना चाहे चाहते थे सर, चाहते थे। अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो आजाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नहीं बने? उन्होंने ये कहा था कि चाहे भारत का बना दो चाहे पाकिस्तान का, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। क्योंकि मैं बंटवारा रोकने नहीं गया। जिन्ना को लड़ाई थी ना। अगर वो बनना चाहते थे तो आजाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? लियाकत अली को क्यों मौका दिया? कोई लेना देना नहीं है। 3 बार मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने इसलिए कि वो चाहते नहीं अपना थे। अलग वो देश चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत का ही बनाया था। इसीलिए अलग देश क्यों मैं चाहते थे? मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा। गांधी जी ने बहुत अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और आप सभी को मालूम है कि जब अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा हिंसा हुई जो कलकत्ता से शुरू हुई और कहां तक गई आप सभी को मालूम है, ठीक है ना। और तो गांधी जी वो ये व्यक्तित्व थे जो बंगाल के नोआखली एक जगह है बंगाल में जो अभी बांग्लादेश में है, उस बंगाल में उस नोआखली गांव में जहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी और 10% हिंदू थी। दंगे जो पूरे देश में हो रहे थे वो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, इस चीज से आप समझ सकते हैं कि जहां जहां वो दंगे प्रभावित क्षेत्र में गए उनके जाते ही वहां दंगे शांत होते चले गए। नोआखली 90% मुस्लिम, एक व्यक्ति अकेला हिंदू, 10% भी थे वो सब छोड़ चुके थे। उस दंगा प्रभावित क्षेत्र में अकेले चले गए थे, अकेले। दंगे रोके ना अमृतसर के कत्लेआम देखो, रोक पाए वो। वो भगवान नहीं थे, ये आदमी उसके बाद जाने का फायदा ही क्या? जब इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं तो फिर जाने का क्या फायदा? दंगे का जब लोग ही नहीं रहेंगे वो भगवान नहीं थे सर, लेकिन लोग उसको भगवान मान चुके थे। वो सबके सामने इस तरीके से कहते कि मैं भगवान ही वो हूँ। भगवान नहीं मान चुके थे, लोगों ने उन्हें भगवान माना। उस चीज को उन्होंने गलत कहीं ना कहीं एक बात और भी है, और वो ये है कि गांधी जी हमेशा लोगों को एक ही चीज दिखाना चाहते थे, और ये दिखाना चाहते थे, ज्यादातर उन्होंने यही किया कि अंग्रेज जो भी मांग किया करते थे, पहले तो गांधी जी उसका विरोध करते थे, थोड़ा सा विरोध करने के बाद थोड़ा सा हिचकते थे, और हिचकने के बाद धीरे धीरे करके फिर अंग्रेजों की बात को मान लिया करते थे। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता था? हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, उनको आसानी से कैसे जाने दिया? आई स्ट्रांगली अपोज सर स्टॉप। यस यस यस। सर ने कहा कि मैं गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों की बात मान लिया करते थे। 1929 गोलमेज सम्मेलन, 1930 1931 3 गोलमेज सम्मेलन, एक में भी उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, तीनों का बहिष्कार करके भारत आए। पहली चीज, वो अंग्रेजों की बात कभी नहीं मानते थे। रॉलेट एक्ट 1999 का रॉलेट एक्ट, इसका विरोध गांधी जी ने किया था 1919, और अमृतसर से ये रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों की बात कभी नहीं मानी। इस बात में उन्होंने एक मजहबी राष्ट्र पाकिस्तान क्यों स्वीकार कर लिया, यही बता दें फिर आप। इस बात में गांधी जी का स्टेटमेंट जो था वो ये था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो वो मेरी लाश पे से होगा। अब आपका जेन्युइन क्वेश्चन बनेगा कि फिर कैसे हो गया? फिर ऐसे हो गया कि गांधी जी तो थे एक तरफ और कांग्रेस पार्टी थी एक तरफ। पूरी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उनके सपोर्ट में उनकी बातों को मानने के लिए हिंदू भाषा तैयार में नहीं था, जिसकी वजह से वो पड़ गए अकेले, और अकेले पड़ने की वजह से उनकी कोई भी मांग मानी नहीं। वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी इस कॉम्प्रोमाइज पे तैयार हो जाए, जैसे कि जिन्ना प्रधानमंत्री जैसे बने। उन्होंने और बातें अपनी अनशन के साथ और व्रत के साथ मनवा ली, कैसे ये क्या बातें मनवा सकते थे? एक देश जो अभी आजाद हुआ है, उस देश को आजाद होने के बाद भी अब भी क्या आंदोलन ही करते रहेंगे? पूरी दुनिया में एक देश की छवि क्या रहेगी कि एक देश आजाद हो चुका है और आजाद होने के बाद भी वो वही चीज कर रहा है, ये आंदोलन। ये मेरा सवाल है कि उस समय पूरे देश में देश की छवि देखनी थी कि अपने देशों के लिए क्या फायदा है, हमारे देश के लिए क्या फायदा है, वो देखना था। सवाल का जवाब मैं दूंगा। इस बार आप छवि देखनी चाहिए थी कि बाहर क्या छवि होगी, या अपना देश देखना चाहिए था? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो भी हुआ, 1942 के बाद हुआ। 1942 से पहले जो पार्टीशन की बात थी वो केवल मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के दिमाग में थी, उससे पहले किसी के भी दिमाग में नहीं। 1942 के बाद की बात करते हैं। 1942 के बाद में सर हिंदू महासंघ का उदय हो चुका था,
ठीक है ना, उसमें आपके थे सावरकर जी, ठीक है ना, सावरकर जी हिंदुत्व की बात किया करते थे, और ऐसा नहीं कि उनसे 2-4 लोग ही इन्फ्लुएंस में हो, उनके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, ठीक है ना। और हमारे देश के अंदर जो हिंदुत्व था उस टाइम 1942 के बाद ये एकदम से इमर्ज हुआ, ये ग्रो करने लग रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे गांधी जी का ये भी था कि उनको भी हिंदुत्व वाले मुद्दों उन लोगों को भी देखा जाए। इधर से जो मुस्लिम्स थे वो सावरकर पर एलिगेशंस लगाते थे, इधर से जो सावरकर वाली पार्टी के लोग थे वो मोहम्मद अली जिन्ना पर एलिगेशंस लगाते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भी पार्टीशन लोग चाहते, सपोर्ट करते थे पार्टीशन की, हमारे देश के अंदर भी कम से कुछ लोग सपोर्ट करते थे। दूसरी चीज, अगली चीज ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना तो अपनी पॉइंट से ना भटके, हमें जो है गांधी जी पे बात करनी है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहता था हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बात जी करो सर। गांधी जी के पास, है ना। तो गांधी जी ने न तो कभी पार्टीशन को सपोर्ट किया और न ही कभी पार्टीशन का विरोध किया। सर ने एक सवाल पूछा था चेतन सर ने कि उस समय देश की छवि इंपॉर्टेंट थी या देश के लोग, या देश इंपॉर्टेंट था। तो देश की हालत के बारे में बात करते हैं, उससे पता चलेगा कि हमें अन्य चीजें क्या जरूरी थी। देश की हालत जो थी वो कुछ इस तरीके से थी कि अगर मैं उसके लिए एक शब्द बोलूं कि भिख मंगा तो गलत नहीं होगा। देश उस स्थिति में था, खाने के लिए गेहूं नहीं था, उतनी फसल पैदावार नहीं थी। तो देश की छवि अच्छा रखना इसलिए जरूरी था कि हमें दुनिया भर से जो मदद हमें जरूरत थी वो मिल सके। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं जिनसे हमें जरूरत पड़ने वाली थी जिनकी, उनसे वो हमें हेल्प मिल सके, इसलिए देश की छवि को बेहतर रखना जरूरी था। यही रीजन है। बाकी वो चीज जो है डिबेट दूसरे टॉपिक पे चली जाएगी, जवाहरलाल नेहरू में, उस पर आगे गांधी जी पे गांधी जी के देश की छवि इसीलिए जरूरी थी कि हमें वो हेल्प मिल सके, क्योंकि हमारी हालत, देश की 70% आबादी अनपढ़ थी, देश की 70% आबादी गरीबी से नीचे जीवन जी रही थी। तो उन स्थितियों से बाहर लाना था, और बाहर लाने के लिए हमें सबके सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए अपनी इमेज को बढ़िया रखना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा एक अब प्रश्न अगला पॉइंट मेरा एक प्रश्न उठता है कि जब ऐसा हो रहा था और ये मांग उठ रही थी, इस तरीके की पाकिस्तान की मांग उठ रही थी और पाकिस्तान की मांग मान ली गई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई बात क्यों नहीं मानी गई, कोई बात गांधी की तरफ से क्यों नहीं कही गई? सबसे पहली बात, गांधी जी लगातार भारत के अंदर तो मुस्लिमों के स्वार्थ की बात कर दिया करते थे कि भाई उनके लिए हम उन्हें बचाना चाहिए, हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, हम अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो वहां बात नहीं करते थे और हिंदुओं के बचाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही साथ एक बात और भी है, क्या उन्हें हिंदुओं के लिए यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहिए था? क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश के आजाद होने के 6 महीने के भीतर उनकी हत्या हो गई थी। 6 महीने के भीतर। मैं 6 महीने पहले से बात कर रहा हूँ, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 6 महीने पहले से बात करते रहो तो वो देश, दोनों ही देश लगभग 1 से 1.5 साल तक तो दंगों की आग में ही चले, दोनों ही देश। मैंने सिर्फ एक बात बताया कि वहां पर जहां पर वो भारत के अंदर उस समय पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स जो यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे उनके स्वार्थ की बात कर लिया करते थे, तो क्या हिंदुओं के लिए स्वार्थ की बात कहना उनके लिए कोई उचित बात नहीं थी कि वो नहीं कह सकते थे उनके लिए 2 शब्द? आपकी बात का जवाब मैं दूंगा सर। क्या इस बात के लिए सर, इस बात के वहां लिए से हिंदू सेफ आए, ये 1947 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की। किसी भी देश के अंदर उसकी माइनॉरिटी को सेफ रखने का अधिकार केवल उस देश का है, उस देश के संविधान का है। लेकिन मेजोरिटी को खत्म कर दिया जाए, माइनॉरिटी को सुरक्षित कर लिया जाए, क्या यही है? मैं सर आपको दोबारा से आप फिर भारत के संविधान बोल रहे हैं, मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो सर जो बात कर रहे हैं माइग्रेशन की कर रहे हैं, जो माइग्रेशन का पीसफुली होना चाहिए था, पीसफुली होना चाहिए था माइग्रेशन। तो माइग्रेशन तो दोनों तरफ से पीसफुली नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ माइग्रेशन नहीं, बल्कि जो दंगे हो रहे थे उन दंगों के बीच की बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने कलकत्ता वाला जो मैंने बताया आपको कि दंगा शुरू हुआ, आपने बताया कि गांधी जी वहां गए और उन्होंने वो सब सुलझाया मामला, तो मैं कहता हूं कि वहां पर उन्होंने मुस्लिमों के लिए भारत में कहा कि सौहार्द बनाकर रखिए, इनको मारिए नहीं, आप इनको पीटिए नहीं। अब ये देखिए सर, वो दंगा शांत कराने नोआखली गए थे जहाँ की 90% तो आप समझ सकते हैं कौन किस पर अत्याचार, वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा था ना, 90% आबादी मुस्लिम थी, वो वहाँ गए तो पूरे देश में थे, पूरे देश की बात, धर्मों को देखकर नहीं मैं किया। किसी एक क्षेत्र की बात नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कि ना मुस्लिमों के लिए वो बात करते थे सौहार्द की बात, तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं की उन्होंने ये बातें? इंडिया सिर्फ 1 या 2 जगह को छोड़कर आप सभी जगह के लिए देश के अंदर की ही बात कर रहे हैं। अपने देश के अंदर बात और वहाँ के देश की भी, वहाँ की बात कर सकते हैं। अगर अपने देश की जवाब लेकर जवाब दूं तो ये जवाब ये रहेगा कि हमारे देश में तो हिंदू तो थे ही मेजोरिटी में, हम तो 80% आबादी के साथ मेजोरिटी में थे,
हमें सुरक्षित कैसे करना है जो माइनॉरिटी में है। और माइनॉरिटी से मतलब सिर्फ मुस्लिमों से नहीं हो जाता, उसमें सिख आ गए, जैन आ गए, पारसी आ गए, ठीक है, बौद्ध आ गए, बाकी सारी कम्युनिटीज आ गई, उन सबको मिलाकर हमारी 20% माइनॉरिटी थी। तो जहाँ पर 80% लोग एक तरफ है और 20% लोग एक तरफ है, तो वहाँ 80 वालों को 20 वालों का ध्यान रखना होगा ना, 20 वाले 80 का नहीं रखेंगे। अब कोई भी लीडर होगा वो बात करेगा किसकी करेगा। तो मेरा जो अगला प्रश्न है आप दोनों से कि आज हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में जिस तरीके के पूरी दुनिया के हालात हैं जो कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे यूक्रेन की वॉर हो और बहुत सारी समस्याएं हैं, हाँ वो भी हो, तो आप किसी में भी अगर आप देखें तो आज की तारीख में 21वीं सदी में तो गांधी जी के अहिंसा के विचार हैं, क्या उनसे पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती? इस पे आप दोनों जो है अपने विचार रखें। ठीक है सर, मैं शुरू करता हूँ। जैसे सर का भी ये सवाल था कि गांधी जी के जो विचार हैं वो आज के समय में प्रासंगिक हैं या नहीं, मतलब आज के समय में रिलेटेबल हैं या नहीं। तो सर ने कहते हैं यूक्रेन समस्या चल रही है रशिया के साथ, यूएसए की रशिया के साथ है, हमारी कंट्री में भी आज के समय में अगर हम देख रहे हैं तो शायद सभी लोग देख पा रहे होंगे, एक हिंदू मुस्लिमों को लेकर बड़ा मतलब एक अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत चल रही है, उसी को लेकर हाँ, नफरत तो चल रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से अगर खास तौर पर हम अगर अपने यूपी की बात करें या देश की भी बात करें कि जिस तरीके से दंगे पहले हुआ करते थे उस हिसाब से देखा जाए तो अब काफी कम होते हैं। मुझे पर्सनली फील होता है कि थोड़ी शांति सी फील होती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में कि जो करते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं फील करूँ तो मुझे बहुत शांति सी फील होती है। बाकी आपका अपना व्यू। सही कहा आपने। तो गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं या नहीं, उनको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं सरकार को लेकर हम करते हैं देश, मैंने ग्लोबली बात की है तो हम ग्लोबल पे जाएंगे, तो मैंने ग्लोबली बात की है, मेरा प्रश्न ग्लोबली है। ग्लोबली है ना, उसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी कोई भी बात होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है कि कहीं कोई मुस्लिम पकड़ा गया, जैसे गौ तस्करी होती है, तो गौ तस्करी को लेकर कोई मुस्लिम पकड़ा गया, उसकी लिंचिंग हो गई, ये ठीक है, फिर आप फिर गलत जा रहे हो, उस पॉइंट को मत उठाओ। नहीं रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि मैं पूरे ग्लोबल की शांति की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन और रशिया का कोई गौ तस्कर से कोई लेना देना है नहीं, अफगानिस्तान का गौ तस्कर से या लिंचिंग से कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो मैं मेरे प्रश्न को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उसको ना एक बहुत छोटे लेवल पे मत ले जाओ। जो आप बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटा लेवल है और मैं बहुत ब्रॉड लेवल पर आपके विचार जानना चाहता हूँ। सर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें हम तो गांधी जी के जो विचार है वो आज भी प्रासंगिक हैं सर, क्योंकि हम कोई भी मुद्दा देख लें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देख लें, चाहे वो पैलेस्टाइन और इजराइल का मुद्दा हो, लास्ट में जो भी होता है वो नेगोशिएशन ही होता है। यूक्रेन रशिया वॉर है सर, इसका भी रिजल्ट जो निकलेगा वो नेगोशिएशन के आधार पर ही निकलेगा सर, यूएन इसका रिजल्ट निकालेगा। तो नेगोशिएशन आज भी चलते हैं। पहले कहीं ना कहीं हिंसा तो हावी हो ही जाती है और हिंसा करनी पड़ती है। आप भारत और चाइना को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं भारत और चाइना, जब चाइना कुछ ना कुछ करता है भारत के ऊपर तो भारत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तभी वहां शांत होता है। और जैसा आपने हाल फिलहाल में ही देखा इंडिया चाइना बॉर्डर्स पर, तो वही तो सर वही तो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, वहां पर हिंसा हमें दिखाई देती है। मैं यही बाद ही होता है सब कुछ। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, अगर अहिंसा से है तो क्या हमें फौजों की हथियारों की जरूरत है? अगर अहिंसा के हिसाब से नहीं है तो हर देश के पास अपनी सुरक्षा के लिए हथियार है। तो बस मेरा ये ग्लोबली ही बात करें। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर गांधी जी की बात मानी जाए कि अहिंसा से ही सब कुछ हो जाता है, तो फिर तो सारे देश आर्मी रखना ही बंद कर दें। आर्मी सुरक्षा क्यों मांगता है हम इंसान? ये नेगोशिएशंस और ये अहिंसा सर बाद में आती है, पहले हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ती है किसी को। मैंने जैसा कहा कि अहिंसा बहुत अच्छी चीज है और अहिंसा होनी भी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अहिंसा के भरोसे ही बैठे रहे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। जैसा अभी हमने पिछले कुछ 8-10 साल में देखा है, अब हमारे पास एक मजबूत गवर्नमेंट आई है और हमने अपनी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग करी है, हमने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाई है, तभी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी बात सुनी जा रही है। नहीं तो उसके बाद भी सर इंडियन आर्मी ने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स लूज कर दिए हैं अपने, वो पेट्रोलिंग नहीं हो रही है इंडियन आर्मी की। तो वही ना कि अगर हम इतना अगर अहिंसा पर रहते
एक मिनट, अगर अहिंसा पे रहते तो 26 की जगह 76 हो सकते थे। लूज ये इसका मैं उस पॉइंट को बोलने वाला नहीं, था। मैं उसी point को- अहिंसा और सुरक्षा तो अलग अलग चीजें हैं। अलग। सुरक्षा तो अपनी सबको करनी होती है, उसके लिए हथियार भी रखना पड़ता है। नॉन वायलेंस उसका मतलब ये कि पहले से के बाद लोगों को मारते चले सर जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी कभी नहीं रही कि हम सर पे खाते जाएं और चुपचाप बैठे रहें। सर हमारे गांधी जी तो यही कहते थे कि कंडे खाते जाओ और चुप बैठे रहो। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए सुनिए ये मूवीज की बातें हैं। मूवीज की गांधी जी ने कब कहा एक गाल को बड़ा दूसरा गाल लो, मूवीज में है। वन सेकेंड। जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स को मतलब वो एक आम आदमी का आंदोलन बन गया था गांधी जी के आह्वान पे, ठीक है। और उसमें गांधी जी एक तरह से कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से पीछे भी थे। और उस टाइम में ऐसा भी हुआ था कि जहां ब्रिटिशर्स मिले इंडियन पॉपुलेशन, उनने खूब दंगे वंगे हुए थे। तो गांधी जी ने तो कुछ कहा नहीं। जब गांधी जी से पूछा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूछा गांधी से, आप अहिंसा को मानते हो लेकिन ये क्या हो रहा है, तो गांधी जी का कहना था कि ये एक्शन का रिएक्शन है। तो वही मैं समझा रहा था, अपनी सुरक्षा के लिए कभी हिंसा नहीं होती। अपनी सुरक्षा के लिए आप सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी हिंसा करेंगे वो हिंसा नहीं कहलाएगी। हिंसा करने का मतलब होता है प्रश्न वही था सरकार कि क्या सदा अहिंसा जरूरी है? क्या वही प्रश्न है ना? क्या आपको नहीं करना पड़ेगा इसके लिए? अगर आप अहिंसा को सुरक्षा के साथ में ऐड करते हो तो अहिंसा भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसका मतलब आप हमसे सहमत हैं? इसका मतलब आप हमसे अरे बस से सुरक्षा दोनों अलग अलग है, अहिंसा और सुरक्षा दोनों अलग अलग है। दो अलग अलग चीज है। आप मान गए ना कि हिंसा करना भी जरूरी हो जाता है कभी कभी? यही है ना, मान गए ना आप? नहीं रिएक्शन कभी हिंसा नहीं है। अच्छा, वो हिंसा नहीं है। तो आपने सबका एक थप्पड़ रिएक्शन मारा कभी नहीं है। और मैं रिएक्शन को देना चाहिए आपको सबसे। आपने एक मुझे थप्पड़ मारा, मैं आपको जान से मार दूंगा, वो हिंसा नहीं है। आप समझ गए? सही है, आपकी पार्टी हमारा समर्थन करती है। आप समर्थन करते हैं हमारा। सर आप ऊंची आवाज में हम समझ गए। जितने सर के वो निजी विचार हो सकते हैं, हमारी टीम के विचार नहीं है। एक मिनट मैम, हमारी आज़ादी में गांधी जी का जितना भी योगदान कहा जाता है वो केवल 10% है। अगर देखा जाए तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या रानी लक्ष्मीबाई का योगदान भूल जाए? उसको हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमारी आज़ादी की शुरुआत थी। पूछूंगा, आप उन लोगों के नाम बताइए जिनका भारत की आज़ादी में योगदान था, बताइए। ऐसे तो बहुत सारे नहीं, कुछ दो चार नाम बताइए, मैं फिर अपना जवाब दूंगा। पहले आप ऐसे कोई भी दो चार नाम जो आप मानते हैं जिनका योगदान। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, गणेश शंकर विद्यार्थी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बहुत सारे नाम हैं। आप लोगों से यही सुनना था। और ये सभी लोग जो थे ये गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी को बहुत सम्मान देते थे और उनको मानते थे। अगर अनुयायी थे तो गांधी जी को कम से कम भगत सिंह के लिए कुछ तो करना चाहिए था ना। कहीं तो भाई उनका एक छोटा सा बच्चा, 23 साल का बच्चा उनका जा रहा था, उसके लिए कुछ करना चाहिए था। मैं होता तो मैं तो लड़ जाता, मर जाता, मार भी देता 2 साल। जवाब देता हूँ। 1930 में मैं उनकी बात करूँगा। गांधी को आंदोलन करना चाहिए था, एक मिनट। फांसी लगने से बचाने के लिए। सर ये बात मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि उनका इन्फ्लुएंस
बहुत था, लेकिन उस इन्फ्लुएंस का उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने लोगों कभी के प्रयास लिए नहीं किया, फायदा नहीं बिल्कुल उठाया। नहीं किया। जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, जवाब है, प्रत्यक्ष जवाब है, उनको बहुत सारे जवाब है। जो इंस्पिरेशन मिली, जो प्रेरणा मिली कि वो क्रांतिकारी भी बने, यहाँ तक की समझ उनमें विकसित हुई, वो सारी प्रेरणा तो गांधी जी से मिल रही थी। तो क्या हम ये माने कि सामने मैं से आपको वो समझाता हूँ, जैसे आपने भी जवाब दिया कि भगत सिंह को नहीं बचाया। 1930 में गांधी जी ने इरविन, जो उस टाइम के वायसरॉय थे, लॉर्ड इरविन, उनके साथ एक समझौता किया था जो लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता। उसमें गांधी जी की बहुत सारी मांगे थी, उनमें से एक मांग ये भी थी कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए। क्या रीजन दिया था गांधी जी ने? सुनिए, क्यों नहीं दिया? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे गांधी जी अनशन पर बैठकर अपनी बातें मनवा लिया करते थे, वहां पर भी बैठकर वो बात मनवा सकते थे। वो इसलिए नहीं मनवाया क्योंकि वहां पर उनकी बात उनके मूल्यों के सामने आ गई थी। वो मूल्य क्या थे? तो सुनिए, यानी गांधी जी के मूल्य ज्यादा है हावी हो रहे थे भारत के ऊपर। इसका मतलब गांधी जी के मूल्य ज्यादा हावी हो रहे थे, क्योंकि उन्हीं मूल्यों के आधार पर भारत को आजादी मिली सर, थी, वो मिली। एक मिनट, किसी उन्हीं के इसीलिए मूल्यों को बढ़ाना जरूरी था। किसी की जान से ज्यादा आपकी अगर जान पे आ जाए ना, आप अपने मूल्य वहीं रख दोगे। किसी के मूल्य जान से ज्यादा नहीं होते। नहीं, मैं आपकी जान पे बना है तो आप भारत की आजादी बड़ी थी, भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह की फांसी बड़ी थी, भारत की आजादी। सबसे पहले पूर्ण स्वराज का आंदोलन किसने किया था? पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 के गलत। दशक में। नहीं सर, बिल्कुल सबसे पहले की थी सरदार भगत सिंह ने। जाके पढ़ के देख लीजिए। नहीं, मैं पढ़ लिया। दूसरी बात, आपने गांधी को बहुत अच्छा भगत सिंह के तो कभी उसके कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश की? मैंने सारे कैरेक्टर जान लगे सर, सब जान लगा, सब जानने की कोशिश की? सब मालूम है। वो चीज छोड़िए, ये सवाल चल रहा था। खुद गांधी की आत्मकथा में कहा गया हाँ, सब है कुछ कि जिस है। टाइम पर उनके पिताजी का देहांत होने वाला था, वो अपनी वाइफ के साथ में सो रहे थे। पिता याद कर रहे थे लेकिन वो आए नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? कौन ला दिखाइए, दिखाइए। अरे दिखाने की बात छोड़िए। नहीं, एक मिनट सर, ये जो आपने पॉइंट रखा है इसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है। आप अच्छा। गूगल पे रिसर्च कर लो अभी, अच्छा। और जो भी कुछ हो ठीक आप है सर। दिखा दो। लेकिन आपको आजकल गूगल पे सारी नॉलेज है। सर नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखो, आज के टाइम में आपको कोई भी चीज साबित करनी है, सब कुछ गूगल पर है। तो आपको इस पॉइंट को साबित करने के लिए आपको बिल्कुल सर। टाइम दे रहे हैं, तब तक ये डिबेट आगे बढ़ती जिस है। बुक का रेफरेंस लिया है, उस बुक को ही खोलकर उसमें कौन से पन्ने पे कौन सी लाइन है। हाँ, आप आगे अपना। तो मैं वही बता रहा था कि उन्होंने पॉइंट रखा था कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, उनकी फांसी। अरे सब मेरी बात रखनी दीजिए ना, मेरी बात मेरे को बोलने दो ना। आप बोल लीजिए। ऐसे नहीं होगा, एक तरफा कन्वर्सेशन नहीं होगी। तो उन्होंने पॉइंट रखा था, तब लॉर्ड इरविन ने उनसे ये बात कही थी, इरविन जो थे वायसरॉय, कि आप तो अहिंसा की बात करते हैं और एक हिंसा करने वाले आदमी की फांसी को रुकवाना चाहते हैं आप। तो गांधी जी ने अपना जो पॉइंट दिया था वो ये दिया था कि अगर भगत सिंह को फांसी देने से हिंसा कम हो जाए इस देश में, तो मुझे भी फांसी चढ़ा देना। लेकिन भगत सिंह को फांसी देने से देश में आने वाले समय में हिंसक गतिविधियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ये गांधी जी ने समझाया था इरविन को, लेकिन वो नहीं समझे थे और ना ही उनकी बात मानी नहीं थी। मैं आपकी एक बात से इस तरफ भी होते हुए सहमत होऊंगा कि वो चाहते तो उस टाइम पे भी और अनशन करके बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसके सपोर्ट में पॉइंट बोलूंगा कि वो भी उन्होंने अनशन और स्ट्रांगली अपोज इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय देश की जो और मांगे थी वो भगत सिंह की फांसी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और फिर देश की आजादी के लिए अगर एक आदमी को बलि देनी पड़ रही थी उस टाइम पे, तो क्या है, बहुत दे ही रहे थे। तो फिर सबसे अच्छी बात है, तो हम इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बलि दे दी गई ना, गांधी जी की बलि दे दी गई भाई। 1948 में एक व्यक्ति को इतना ज्यादा धक्का लगा, उसे लगा उसकी माँ का विभाजन हो गया, उसके बेटे के एक बेटा है, 2 टुकड़े कर दिए गए उसके भाई उठाकर, तो उसने वो आदमी तो ये आप गॉडसे के बारे में कह रहे हैं जिनको ऐसा जी, लगा। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, कहा था जब देश में आंदोलन हो रहे थे तब उसने किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मारा? उसने जिन्ना को क्यों नहीं मारा? मैं यही कहना चाहता हूँ, उसने जिन्ना को क्यों नहीं मारा? इसका मतलब है उस व्यक्ति ने अगर गांधी जी को मारा तो सही मारा, नहीं मारा। सही बताना चाहता हूँ मैं। काम कर दिया, काम सही नहीं किया। नहीं, अगर उसे मारना था तो यार, उद्देश्य होता है ना, कैमरे में विभाजन के लिए गांधी से क्या नहीं मारा? जिन्ना को क्यों नहीं मारा या किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मारा? तब कहाँ थे वो?
गॉड से जिन्ना को मार देता तो वो भारत की बात कह रहे थे, भारत की बात कह रहे थे, और भारत के ही गांधी जी थे, और गांधी जी और नाथुराम गॉडसे भी भारत का ही था। हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। मैं तो जिन्ना और अंग्रेज की बात नहीं कर रहा। मैं वापस आप लोगों को पॉइंट पे लेकर आऊंगा। आप लोग वो वापस वहीं पे चले जाते हैं। मेरा पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छी जा रही है, ये डिबेट बहुत ही शानदार जा रही है, और दोनों ही पक्ष बहुत ही मजबूती से अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं। यहाँ हालांकि और ऑलमोस्ट जो है बराबरी का सा लग रहा है। यहाँ जितेश सर और पुनीत सर जो है बहुत ही मतलब बहुत दमदारी से अपने पॉइंट रख रहे हैं। यहाँ पर शालिनी मैम और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है पलड़ा हल्का सा भारी हो रहा है, जिसमें अंकित सर और हमारे ऋषभ सर भी अपने पॉइंट रख रहे हैं। लेकिन वापस में जो है थोड़ा सा पॉइंट हमारे जो है धीरज सर ने भी रखे हैं, लेकिन वो थोड़े से अभी पूरी ताकत से नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी ये डिबेट जो है बहुत शानदार तरीके से आगे जा रही है। और मेरा जो सवाल ये है अगेन यही है, क्या अहिंसा आज के विश्व पटल पर अहिंसा रहते हुए क्या देश अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अहिंसा को फॉलो करते हुए? वहां से शुरुआत करेंगे हम, अंकित सर से जैसा शुरुआत। कि मैं पहले भी कहा कि अहिंसा जरूरी है, हर काम हिंसा से नहीं होता, लेकिन अहिंसा भी तभी काम करेगी जब आपके पास अपनी ताकत होगी। आपके पास अगर ताकत नहीं होगी तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, मानना तो बहुत दूर की बात है। ये एक अलग चीज सर हो सर गई पहले ना। मुझे पूरा कर लेने दें। और इसमें मैं अपने कुछ धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण वगैरह महाभारत का भी कुछ एक पॉइंट कोट करना चाहूंगा। जैसे रामायण में भी एक लाइन है कि भय बिन ना होए प्रीति, इस टाइप का कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, कि भय के बिन प्रीति भी नहीं होती है। और दूसरा एक महाभारत में है कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध तो कभी होता ही नहीं, वो तो शांति से ही सब सुलझाते थे, लेकिन उन्होंने महाभारत करी। तो हिंसा जरूरी है, अहिंसा भी ठीक है। एक है ना कुछ की बांसुरी बजाने वाला मैं थोड़ा सा आपके इसमें जोड़ना चाहूंगा। अगर हिंसा और अहिंसा पर बहस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिंसा और अहिंसा की डेफिनेशन क्या है। बस वही आप सतीश सर, हाँ रखो, आपका पॉइंट मैं लेकर आऊंगा सर आपका पॉइंट लेकर आऊंगा। तो हम जब जिस चीज पे डिबेट कर रहे हैं उस चीज के जो डिबेट का हमारा टॉपिक है हिंसा और अहिंसा ही है, तो सबसे पहले उस हिंसा और अहिंसा की डेफिनेशन क्या है वो जानना चाहूंगा। तो मैं दोनों पार्टियों से जानना चाहूंगा कि आप हिंसा और अहिंसा दोनों के बारे में बात कहेंगे, और मुझे और यहाँ पर जितने भी आपकी ऑडियंस है जो देख रही है आपको यूट्यूब पर, उनको ये बताना चाहेंगे कि आपके अनुसार हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। दोनों टीमों को ये मौका मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मैं सर महात्मा गांधी हिंद स्वराज उनके शब्द ही बोलूंगा, और हाँ। वो भी बोलूंगा जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट डिक्टो लिखे हुए हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सर, नॉन वॉयलेंस जो अहिंसा है वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है सर। और अगर हमें अपनी कोई भी बात रखनी है किसी के भी सामने, अगर हमारा जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, ठीक है ना, तो हम अपनी बात को किसी के सामने करके उसके सामने पेश करके भी रख सकते हैं। और इसके लिए कोई फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी उनको जीतने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। मेरा सर यही विचार। सर ने जैसा बोला कि अहिंसा ये जो भी, तो लेकिन अहिंसा की डेफिनेशन पूछी है सर ने सबसे पहले, हम उस बारे में बताना चाह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हिंसा दो तरीके की हो सकती है। एक शारीरिक हिंसा भी हो सकती है जिसमें हम किसी को मार रहे हैं, फिजिकली टच करके हम कुछ कर रहे हैं। दूसरा मानसिक हिंसा भी होती है जिसमें हम सामने वाले को बिना टच करे भी उसके संग हिंसा कर देंगे। हम उसको अपने बातों से, अपने विचारों से ही इतना आहत कर देंगे जैसा कि महात्मा गांधी ने पूरे देश को किया है। सिंपल। और कोई बोल रहा है? देखो, एक मिनट मैडम, बहुत देर में मैडम आई। अकॉर्डिंग टू मी हिंसा सर वही होता है जो हम शारीरिक तौर पे करते हैं। अहिंसा हमारा मानसिक तौर पे हो सकता है, बट अहिंसा जो है वो शारीरिक तौर पे ही होता है। हिंसा हाँ, उस सब पे बात करें। हिंसा जो है आपके शारीरिक तौर पर जो होती है वही हिंसा है। मैं कहना चाहूंगी कुछ। अहिंसा वो होती है जब हम सक्षम होते हुए भी हम हिंसा ना करें और हम अपनी बात को मनवा लें, ये होती है अहिंसा। यानी जैसे कोई शेर है, जैसे कोई चूहा है, वो कहते हैं जा तुझे माफ किया, अरे चूहे की बात को कौन मान रहा है, तेरे को माफ किया, अरे कर दिया तो कौन सा एहसान कर दिया। शेर अगर किसी से कहे कि जा बेटा तेरे को माफ किया, तो ये अहिंसा है। वही मतलब हमें ताकत तो होनी चाहिए ना वो करने की। ताकत तो हमारे तब अंदर हम होनी बोलेंगे चाहिए, अपनी और बात। जब अगर जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें। अब आप बताएं। जब आपके पास ताकत नहीं होगी तब आपके पास ये रास्ता होगा कि आप हिंसा करके अपनी बात मनवा सकें? नहीं, तब आपको अहिंसा के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। और भारत के लोग उसी परिस्थिति में थे, उनको यूनाइट किया था उन्होंने, ताकत बनाई।
जब ताकत बन गई तब हिंसा की भी उन्होंने वकालत करी 1942। अगर कोई बात इसका होगी मतलब आपने बोला मनवाएंगे। 1942 में हिंसा की वकालत करी, तो इसका मतलब है आप सहमत नहीं, आपसे कैसे सहमत मैं इसमें अपनी बात रखना चाहूंगा। पॉइंट को पूरा नहीं सुना। जो मेरे को लगता है, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, ठीक है। मेरी बात ये, जो मेरे को समझ है, जितनी मेरी समझ बोलती है वो ये कहती है, अगर आप उत्पीड़न सह रहे हैं और आप सोच रहे हैं आप उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाएंगे और उस पर कुछ करेंगे, तो वो भी आप अपने खिलाफ हिंसा कर रहे हैं आवाज ना उठाकर। आप समझे? तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप चुप बैठे रहें, आप उत्पीड़न सहते जा रहे हैं और आप आवाज नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि आप महात्मा गांधी को मानते हैं और हम नहीं बोलेंगे, हम थप्पड़ खाते थे। बता रहा हूं मैं बताने जा रहा हूं, मैं पूरी बात बोल रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं हिंसा की और अहिंसा की डेफिनेशन दे रहा हूँ। मेरी डेफिनेशन में कोई मिस्टेक लगे तो आप बताइए, मैं तो न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप लोग उसी पॉइंट पर आए, जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, वो नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ उस पॉइंट पर आए जिसके लिए हम, गांधी जी के विचारों के लिए जो हम बैठे हुए। तो अगर हम वो सह रहे हैं, हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अगर हम सह रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा रहे, चाहे वो जो आवाज है वो हिंसक है अहिंसक है, दैट इज अनदर थिंग। और ये मैं आपको बताऊं, ये गांधी जी की डेफिनेशन है अहिंसा की, जो मैंने अब बताई है ना आपको। ये डेफिनेशन गांधी जी की डेफिनेशन है। उत्पीड़न नहीं सहना, उत्पीड़न सहना भी अपने खिलाफ आपकी खुद की हिंसा है। गांधी जी तो आपको अपोज करना है। अब आपको समझ में आया कि हम किस पार्टी में, अब समझ में आया किस पार्टी में? तो हम किसी पार्टी में नहीं है। गांधी जी, मेरी बात, गांधी जी जो कर रहे थे ना, सर ने मानसिक हिंसा, सारे की हिंसा की बात करी। गांधी जी जो अहिंसा करते थे, वो अंग्रेजों के प्रति उनकी हिंसक है, मानसिक हिंसा होती थी, वो उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर देते थे, लेकिन शारीरिक तौर पर हिंसा नहीं। हाँ, जो अब देखिए, अब एक और बात, गांधी जी की हिंसा सुन लीजिए, गांधी जी की अहिंसा कब काम में आई, इस पर बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप सबने छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, भीड़ से हर कोई डरता है, आप समझे? उन्होंने हिंसा करने के बजाय वो जो डर है हिंसा का, वो बहुत बड़ा कर दिया। वो सब नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन गांधी जी को पता थी ये जो भीड़ है ना, ये चुप भी रहेगी। देखिए, भीड़ में ताकत होती है हमेशा, जितेश सर, भीड़ में ताकत होती है हमेशा। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, अहिंसा के हथियार से उन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया। वो अकेले चलना शुरू हो जाते थे, उन्होंने अपनी फिक्र नहीं की, वो अकेले चलते थे और उनके पीछे कितने लाखों लोग आ जाते थे। उस बात से डर पैदा होता है, और वो डर है, वो हिंसक है, लेकिन क्योंकि हम पे वो उत्पीड़न कर रहे थे, तो वो हमारा हिंसक ही डर है, लेकिन उत्पीड़न हमने सहा नहीं, वो तरीका अलग था। थे तो आप भीड़ से डरेंगे ना, भीड़ अगर खड़ी भी है तो भीड़ से डरेंगे, एक्चुअल में है तो वो हिंसक ही, दिमाग में तो हिंसा घुस गई, कब हिंसक हो जाए। तो मेरी ये समझ है, बाकी आप लोगों ने आज बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं, और मेरे फोन की मेमोरी जो है फुल हो गई है, ये गर्म हो मैंने ये आखिरी पॉइंट रखा है। गांधी जी हमेशा जो है मतलब उनके जो बातें हैं और उनके जो पच्चीनों पर अगर कोई चलता है, बहुत बड़ी बात है। जिस पच्चीनों पर गांधी जी चले हैं, ठीक है ना, उस पर चलना हंसी खेल नहीं है। एक छोटी सी मैं बात, ऐसा नहीं है गांधी जी जेल नहीं गए, गांधी जी जेल गए हैं। मैं आपको बताता हूं, वो अंग्रेज उनसे हिल कैसे गए। अंग्रेज उनसे ऐसे हिल गए, जब वो जेल में थे तो क्या होता था कि उनके सर पर एक टोकरी रखी जाती थी, उसमें मानव का मल डाला जाता था, उसको रख के, वो भी टोकरी है जाल वाली, उसको रख के उसको साफ करवाया जाता था, और वो भी करते थे बिना किसी इमोशन के। क्यों? आपकी आवाज इतने लोग सुन क्यों रहे हैं? आपके अंदर वो हमारी आवाज सुन लेगा कोई? अभी हमारी अंदर इतनी ताकत नहीं है, पूरा देश हमारी आवाज सुन ले। भगत सिंह की आवाज बहुत लोगों ने सुनी, क्योंकि उसने कुर्बानी दे दी सर, कुर्बानी के बाद ज्यादा लोगों ने आवाज सुनी। आप बात को समझे। वो
दुनिया बड़ी क्रांति। आपसे तो उनकी आवाज लोग सुन रहे थे, इसका मतलब उनकी आवाज में उन्होंने सबसे पहले अपने आप को आगे कर देते थे। वो ये चिंता नहीं करते थे कि मेरे पीछे कौन आएगा। कभी भी किसी भी आंदोलन में जैसे वो अनशन पे बैठते थे, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कोई क्या सोचता है, उन्हें ये था कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ये मैं इस पे आगे बैठा हूं। फिर उसके बाद उनके पास कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती वो उन्हें भी नहीं पता चलता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार डिबेट रही और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने अपने विचार बहुत ही उग्रता से भी रखे, शालीनता से भी रखे और अब वो इसमें नहीं आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपने लिए जोर से तालियां बजाएं।